जी, अब ये बताइए, आवाज स्क्रीन दोनों चीज क्लियर है बिल्कुल? जी सर। जी सही है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर है 16 आज का। ठीक, ठीक। जी, मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को? जी सर। जी क्लियर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। देखिए, कह रहे हैं कि मिस मधु क्लिक ऑन अ वेब लिंक रिसीव इन अ मैसेज ऑन हर फोन विच प्रोवाइड्स अ कम्प्लीमेंट्री ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन ऑफ हर चॉइस. She forwarded this message to her friend Arun and asked him to the same, but Arun refused and tell Madhu that her personal and private information such as the online account names, login information and password can be stolen and she should be careful of such attacks. कह रहे हैं कि मिस मधु ने अपने फोन पर एक मतलब एक वेब लिंक रिसीव किया अपने मैसेज बॉक्स के अंदर, फिर जिसने ये वादा किया कि वो अपनी चॉइस के डेस्टिनेशन पर एक कम्प्लीमेंट्री ट्रिप करेगी। तो कम्प्लीमेंट्री ट्रिप का मतलब क्या है कि जिसने मतलब मैसेज पाने के बाद यानी ऐसा वो सफर करेगी जिसके अंदर पूछताछ वाला सफर करेगी जो उसको मैसेज में जो लिंक रिसीव हुई है। फिर कह रहे हैं कि शी फॉरवर्ड दिस मैसेज टू हर फ्रेंड, फिर उसने क्या किया, इस मैसेज को अपने दोस्त अरुण को फॉरवर्ड किया और उससे पूछा कि क्या वो सेम करे, यानी जिस तरीके से जो वेब लिंक उसको रिसीव हुई है उसके मैसेज बॉक्स में उसके अंदर जो जो करने के लिए कहा गया है क्या वो इस तरीके से करे, अरुण से ये पूछ रही है। बट अरुण ने रिफ्यूज किया यानी रिजेक्ट कर दिया बताने से। एंड टेल्स मधु, और मधु ठीक है, एंड मधु को बताया कि उसकी पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यानी अरुण ने क्या किया, मधु की पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से उसको बताने से इनकार कर दिया। और उसकी प्राइवेट या इस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी यही हो सकती है जैसे उसका ऑनलाइन अकाउंट नेम्स है, लॉगिन इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है, यानी ये सारी चीजों से बताने से इनकार किया कि अगर मधु ऐसा करेगी तो उसकी सारी चीजें जो है स्टोलन मतलब चोरी हो जाएगी और उसे क्या है बिल्कुल इस जैसे अटैक से केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर मधु ऐसा करेगी जिसकी वजह से उसकी सारी चीजें जो है वो गायब हो सकती है, बट अरुण ने इन सारी चीजों को नहीं बताया कि मधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं, या स्कैमिंग बोलते हैं, या प्लेगियरिज्म बोलते हैं? ऑप्शन ये सर। हाँ चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग का मतलब ही यही होता है कि हमें एक तरीके से मतलब जाल बिछाया जाता है, उससे हमें फंसाने के लिए मछली की तरह बिल्कुल हमारा शिकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टर्म है आपकी एक है स्पैमिंग होता है, एक स्कैमिंग होता है, एक प्लेगियरिज्म होता है। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है, किसी के कंटेंट को चोरी कर लेना। जैसा अभी हमारी ये स्लाइड है, हमारी स्लाइड को इस तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया कुछ ऐसा मटेरियल जिसको हमने लिखा, जैसे सेकंड पेपर की नोट है, उसको कोई बंदा चोरी करके अपना नाम देकर आपको भेज रहा हो या पढ़ा रहा हो तो उसको हम प्लेगियरिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी फिशिंग होती है, फिशिंग में कुछ इस टाइप अटैक किया जाता है, यानी इस तरीके की चीजें आपको भेजी जाती है। फिशिंग होता क्या है, फिशिंग यही होता है कि यानी आपके पास ऐसा मैसेज दिया जाता है, चाहे वो ईमेल के जरिए दिया जाए, चाहे वो टेलीफोन के जरिए दिया जाए, चाहे वो किसी टेक्स्ट बॉक्स के या मैसेज के जरिए दिया जाए, वो बिल्कुल देखने में आपको ट्रस्ट वर्ती लगता है। ठीक है, यानी ऐसा मैसेज लगता है, ऐसा लगेगा जैसे लगेगा कोई एक तरीके से किसी ऑफिशियल आदमी के जरिए ये मैसेज आया हो या किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये मैसेज आया हो, यानी ऐसा मैसेज आ जाएगा आपके पास जैसा लगेगा कि यूजीसी ने ही हमको ये भेजा है कि ये सारी चीजें आप कर दीजिए तो आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरीके के मैसेज फिशिंग के अंदर आते हैं। अगर आप उस लिंक को आप ओपन करते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वहां पर बिल्कुल डिटेल में भर देते हो, ठीक है, तो आपका जो एक तरीके से पर्सनल डेटा होगा, आपका जो अकाउंट बैंक होगा, आपका नेम होगा, ये सारी चीजें जो है उसके पास हैकर के पास यानी विक्टिम के पास क्या होती है, पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो आपके बैंक बैलेंस को और दीगर सारी चीजों को वो सारी क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि फिशिंग अटैकर विल टिपिकली आस्क फॉर, यानी ये फिशिंग में जो अटैक करते हैं तो वो कुछ इस तरीके की चीजों को आपसे पूछते हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछ सकते हैं, फोन नंबर है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, होम एड्रेस है, पासवर्ड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर फिशिंग की कुछ टाइप भी बताई गई है।
जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील यानी चोरी हो सकती है। स्पेयर फिशिंग एक होता है, वायलिंग होता है, इसी तरीके से विशिंग या ईमेल फिशिंग होता है। तो यानी हम कह सकते हैं इन सारे का काम एक ही होता है। यानी अगर इस तरीके से कुछ भी लफ्ज आपको क्वेश्चन में देकर पूछ लिया जाए, स्पेयर फिशिंग, वायलिंग या विशिंग, ईमेल फिशिंग, इस तरीके के ऑप्शन में अगर लफ्ज डाल दिए जाए तो इसका मतलब एक ही होगा, यानी जो काम फिशिंग को होता है वही सारा काम ये लोग भी करते हैं। ठीक है। अब स्पैम क्या होता है? कह रहे हैं कि एनी काइंड ऑफ अनवांटेड अनसोलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन दैट गेट सेंट आउट इन बल्क। तो यानी देखिए आपके मोबाइल पे हमेशा कुछ ना कुछ ईमेल आता रहता है, कहीं महिंद्रा कंपनी का आता है, कहीं टाटा कंपनी का आता रहता है, कहीं भी किसी बैंक का मैसेज आता रहता है। इसका क्या मतलब? ये आपका अनवांटेड ईमेल है, यानी अनचाहा ईमेल, आपके मन मुताबिक का ये ईमेल नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि आपके पास ये सारा मैसेज आए, तो स्पैम उसी को हम बोलते हैं। और आपके ईमेल बॉक्स के अंदर बाकायदा स्पैम का एक कॉलम भी बना होता है, यानी एक फोल्डर भी बना होता है, जिसके अंदर ये सारे मैसेज आपके जाके वहां पर स्टोर हो जाते हैं, जिसको बल्क भी कहा जाता है। ठीक है। तो स्पैम का मतलब, स्पैम जब भी आए तो अनसोलिसिटेड या अनवांटेड, इसी लफ्ज को आप पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक। स्कैम क्या होता है? स्कैम मतलब जो फिशिंग वगैरह सब स्कैम की टाइप्स होती हैं। इज अ डिसेप्टिव स्कीम और ट्रिक यूज्ड टू द चीट समवन आउट ऑफ द समथिंग स्पेशली मनी। तो स्कैम का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना कि तुम बहुत ज्यादा मुझसे चीटरी कर रहे हो, स्कैमिंग कर रहे हो, यानी बहुत ज्यादा चालाकी कर रहे हो मुझसे पैसा ऐंठने के लिए। इस तरीके से लोग देहातों में बोलते हैं, स्कैमिंग कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? स्कैमिंग एक टर्म है जिसके अंदर ये चीजें आती है कि यानी आपसे चीट किया जा रहा है, किसी तरीके से आपके बैंक बैलेंस को, आपकी दीगर सारी इंफॉर्मेशन को हासिल किया जा रहा है। ठीक है। तो स्कैम की ही ये सारी टाइप्स होती है, फिशिंग और इस तरीके से। ठीक है। फिशिंग होता है, इसी तरीके से फिशिंग से जैसा एक और भी होता है, जो जिस तरीके से अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। जब उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि उसमें जो टर्म थी, इसके अंदर और उसके अंदर कुछ अंतर है या नहीं है, यानी कुछ फर्क है या नहीं है। अगर दोनों एक ही जैसा है तो फिर भाई वो एनटीए के ऊपर है, तो उसने जो मान लिया सो उसी को भी हमको भी मानना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहे हैं द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्लाइड ओरिएंटेशन दैट आर सपोर्टेड, व्हाट आर द दीज ओरिएंटेशन टाइप। तो यानी जो हम लोग पावर पॉइंट चलाते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, उसके अंदर जो आपकी स्लाइड ओरिएंटेशन होती है। स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब क्या? यानी स्लाइड का जो रुख होता है। ठीक है। एक कैसा रुख होता है? एक आपका ये वाला होता है लंबे वाला, एक इस तरीके से बेड़े वाला होता है। जैसे अभी ये लोग हम पढ़ रहे हैं, ये बेड़े वाला है, तो उस रुख को क्या बोलते हैं, यानी उस ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, अपराइट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड फेस डाउन, या लैंडस्केप एंड फेस डाउन। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर। हाँ ठीक है। पोर्ट्रेट देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हर जगह ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। अगर आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तब भी यही आएगा, एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे तब, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके के पेज को यही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस पेज को हम क्या बोलेंगे? इस ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट लैंडस्केप। बोलेंगे या लैंडस्केप बोलेंगे? सर लैंडस्केप। लैंडस्केप बोल। हाँ ठीक है। लैंडस्केप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि अनिल हैज डिसाइडेड टू यूज आइदर अ डीवीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट दोज स्टोरेज डिवाइस। यानी अनिल मतलब क्या है? अनिल ने डिसाइड किया है कि वो डीवीडी आरडब्ल्यू या डीवीडी आर का इस्तेमाल करेगा, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इन स्टोरेज डिवाइस के बारे में सही होगा। कह रहे हैं कि बोथ डीवीडी आर एंड डीवीडी आरडब्ल्यू आर रीड ओनली, या DVD R can be written to only once, DVD RW can be written to many times, या both DVD R and DVD RW can be written। क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। बी सी। क्या ऑप्शन? बी सी। ऑप्शन बी। 20। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। जी, आपने कहीं पढ़ा था इसको पहले? जी सर। जी देखा। ठीक है। तो बी सी जो होगा इसका सही आंसर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको ये माइनस का निशान दिया गया है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 तरीके का निशान देकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये किसकी टाइप है? ये डीवीडी की टाइप से। अब ये डीवीडी, सीडी, डीडी, ये सारी चीजें क्या होती है, आप शुरू की क्लासेस देख लीजिए। हमने पहले भी कहा कि ये 2022 के न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है। बिल्कुल डिटेल में थ्योरी में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें शुरू की आप 4, 5, 6 क्लासेस देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। उसके अंदर बहुत अच्छे से चीजें बताई गई है।
अब देखें डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द डिजिटल डेटा। तो ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, पहले तो आपको ये जानना है डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क यानी ऑप्टिकल डिस्क की ही एक टाइप्स है जो डेटा को स्टोर करने के लिए या डिजिटल डेटा को रिट्राइव करने के लिए। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, यानी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। जाहिर सी बात है अगर डेटा को हम स्टोर करेंगे तो उस डेटा का आइडेंटिफिकेशन भी हमारे लिए जरूरी है, उस डेटा को बाहर निकालना भी हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर गोदाम के अंदर हम कोई चीज रखते हैं तो फिर उसको हम कभी नहीं निकालते। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है और प्लस ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, क्योंकि हमें मालूम है कि सेकेंडरी स्टोरेज जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट रहता है, वो डिलीट नहीं होता। तो देखिए इसके क्या 3 मेन टाइप्स होती हैं आपकी डीवीडी की। देखिए यहाँ पर माइनस करके लिखा है और प्लस करके भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, डीवीडी माइनस आर या डीवीडी प्लस आर, इस तरीके से लिखते हैं इसको, जिसका फुल फॉर्म है डीवीडी रिकॉर्डेबल। ठीक, तो यानी आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और जो आर लगा हुआ है उसका क्या मतलब होता है, रिकॉर्डेबल। कह रहे कि इज अ राइट वंस फॉर्मेट मीनिंग दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑनटू इट ओनली वंस एंड कैन नॉट बी इरेज्ड और अल्टर्ड आफ्टरवर्ड। तो इसमें क्या है, राइट वंस यानी एक मर्तबा लिखता है, तो इसमें क्या है कि डेटा आपका जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक मर्तबा इसके अंदर जो डेटा आपका लिखा जाएगा, यानी जो डेटा आपका इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक, तो डीवीडी आर का क्या मतलब है, जिसे आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, डीवीडी आर कैन बी रिटन टू ओनली वंस, यानी इसके अंदर जो भी डेटा आप लिखते हो वो सिर्फ एक ही मर्तबा आप लिख सकते हो और वही डेटा आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसमें से डेटा को इरेज नहीं कर सकते, यानी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो है डीवीडी आर, तो डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू एंड डीवीडी रैम भी इसको बोलते हैं, जिसका क्या फुल फॉर्म है, यानी जो आर डब्ल्यू बढ़ा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या रीराइटेबल। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, री मतलब होता है दोबारा, रीराइटेबल। तो कहने की इज अ रीराइटेबल फॉर्मेट मीनिंग दैट कैन बी डेटा रिकॉर्डेड, इरेज्ड एंड री रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स। तो यानी यहाँ पर जो डेटा आप लिखते हो आपका डेटा महफूज भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, प्लस आप इसको जब चाहो इसको इरेज भी कर सकते हो, जब चाहो आप इसके अंदर डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक, तो यानी आर वाले में क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड होगा, अगर एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी सेव हो जाएगा, तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते। और यानी उसमें क्या है कि इसका मतलब आपका डेटा जो डिस्क के अंदर सेव हो जाता है, यानी डीवीडी आर के अंदर। ठीक है, और डीवीडी आर डब्ल्यू के अंदर क्या, आपका डेटा रिकॉर्ड भी होगा, सेव भी होगा और डिलीट भी होगा। और यहाँ पर एक होता है आपका डीवीडी रोम, ओनली रीड डेटा यू कैन नॉट सेव टू डिस्क। तो इसमें क्या है कि आप सिर्फ यहाँ पर डेटा को रीड कर सकते हो, लेकिन आप इसको डिस्क के अंदर सेव नहीं कर सकते। डीवीडी आर में क्या था कि आपका डेटा वहां पर सेव होगा, यानी रिकॉर्ड हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, बस उसको आप वहां से इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ डीवीडी रोम के अंदर डेटा को आप रीड करोगे। ठीक है, यानी कुछ भी आपको लिखना होगा, कुछ भी आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होगी, डीवीडी रोम जो होता है, तो वो सारी की चीजें आपकी रनिंग में चलती रहेगी, बट इसको आप डिस्क के अंदर सेव नहीं कर सकते कि ये जो आप सारी चीजें, सारे फंक्शन को जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे डीवीडी रोम में, अगर डीवीडी रोम आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है तो आप उसको सेव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वहां पे आप अपना काम चला सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आप उसको यानी उस फाइल को डिस्क के अंदर आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, जानना है, लिखना है। ठीक है, इससे आपके 1 लाइन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, जी चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। तो इसको भी आपको बताइए कंप्यूटर टर्म यहाँ पर कुछ दिए गए हैं और उसकी कुछ खुसूसियात है, इसको मैच करके बताना है। लाइनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, नोटपैड है, जेपीईजी है। जल्दी बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 लास्ट सर, ऑप्शन। ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। देखिए लाइनक्स जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसके अंदर हम कुछ काम नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए होता है। मोजिला फायरफॉक्स होता है जो एक आपका वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम है मोबाइल के अंदर जो आप चलाते हो, ये कंप्यूटर का होता है। नोटपैड जो होता है टेक्स्ट फाइल एडिटर, नोटपैड के अंदर बहुत सारे लोग सारी चीजों को लिख रखते हैं, उसको एडिट भी करते हैं। जेपीईजी जो है ये इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल डिवाइस, कौन सा जो एक मोबाइल डिवाइस नहीं है, टेबलेट, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, पीसी या ई रीडर। ऑप्शन सी सर, सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है,
तो देखिए ए रीडर इसी तरीके से होता है, बिल्कुल मोबाइल जैसा होता है, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, यानी टेबलेट कंप्यूटर की तरह ये भी होता है, एक टेबलेट की तरह। तो यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 21। ई गवर्नेंस इज रिगार्ड्स एज द आईसीटी इनेबल सिस्टम इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। देखिए, एक हमारा होता है गवर्नेंस, एक होती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? हुकूमत, ठीक है। यानी जो हमारे ऊपर हुकूमत हो रही है उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, जो पॉलिसी होती है, जिसको आईसीटी बेस के जरिए, जैसे जिसको आईसीटी के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आईसीटी की जो सर्विस होती, सॉरी, गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, जैसे गवर्नमेंट की बैंक की सर्विस होगी, गवर्नमेंट का बहुत सारा जॉब सेक्टर होता है, गवर्नमेंट की जीएसटी की सर्विस होगी, इसी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? हमारी गवर्नमेंट की सर्विस है। तो गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नेंस के आगे ई लग जाता है, ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि यानी ये जो सारी गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, मतलब अगर गवर्नेंस का लफ्ज आता है, यानी गवर्नेंस की वो सर्विस जो आईसीटी इनेबल है, यानी जो आईसीटी के जरिए ही आप जान सकते हो, ठीक है। आईसीटी के जरिए आप उसके बारे में मालूमात कर सकते हो, आईसीटी के जरिए ही आप उस सर्विस पे अपने सारे काम को और जो दीगर सारी चीजें आपको वहां पर करना है, आईसीटी के जरिए ही आप कर सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस जो है वो एक आईसीटी इनेबल सिस्टम है, यानी आईसीटी का इस्तेमाल करता है अच्छी सर्विस को अचीव करने में। फिर रीजन में आपको ये कहा जा रहा है, एम्पैथी वन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ई गवर्नेंस। क्या एम्पैथी जो है वो एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मनचाहा कैरेक्टरिस्टिक है ई गवर्नेंस का? एम्पैथी कुछ ऐसा होता है ई गवर्नेंस के अंदर? ऑप्शन सी ऑप्शन सर। बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ऑप्शन बी। सी सर। सी सर। हाँ, सी। देखिए एम्पैथी, और हमने आप लोगों को बताया था अभी जो रिसेंटली हमने टीचिंग पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने बताया था कि एक हमारा एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है? कि अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से आप दूसरे तक पहुंचा सकते हो। जैसे ये मेरी बात मैं आप लोगों को बार बार इंकरेज कर रहा हूँ, उभार रहा हूँ, किस लिए उभार रहा हूँ? ताकि आप लोग यूजीसी नेट के लिए आप लोग तैयारी करो, जेआरएफ निकालो। तो इसमें क्या, यानी मैं मेरी बात के अंदर कितना दम है, कितनी मोटिवेशन है कि आप लोग मेरी बात को ले रहे हो। सिंपैथी का क्या मतलब होता है? यानी किसी की दया को, किसी के रहम को समेटना। जैसे आपके सामने कोई आकर एकदम एक तरीके से भाई बेचारी की बातें कर रहा है कि मेरे वालिदैन नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं है, बिल्कुल मुझे लोग मार रहे हैं, परेशान, इस तरीके से, यानी बिल्कुल गरीबी वाली बात या रहम दिली वाली बात, इस तरीके से आपके सामने कोई आकर बोलता है, तो आप उसमें जो बिल्कुल लुढ़क जाते हो, यानी आपका दिल बिल्कुल एक तरीके से नरम हो जाता है, कुछ देने पर मजबूर हो जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथी बोलते हैं। एम्पैथी, हम अपनी बात को कितनी अच्छे शक्ल में आप तक पहुंचा सकते हैं कि आप उससे मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो एम्पैथी वगैरह का कुछ भी इस तरीके का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता है, तो रीजन आपका सरासर जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट दोनों का आपको क्या है? डिफरेंस याद रखना है। देखिए, ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विस, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल। द ई इन गवर्नेंस के अंदर जो ई है उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। यानी हमने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है ना, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है जो आईसीटी बेस्ड होती है, जिसको आईसीटी के जरिए ही आप जानते हो, वहां पर ट्रांजैक्शन करते हो, इंफॉर्मेशन आपको मालूम होती है, बहुत दीगर सारी चीजें होती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, बैंकिंग की सर्विस है, आपकी जीएसटी की सर्विस आजकल जो बहुत ज्यादा एक तरीके से ट्रेंड में है, ये सारी चीजें जो है वो ई गवर्नेंस के अंदर ही, और प्लस आईसीटी के साथ ही ये सारी इन सारी चीजों को आप डील कर सकते हो और जान सकते हो, इनके बारे में मालूमात ले सकते हो, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो ये क्या कहा गया? अरेंज द फॉलोइंग आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। आपको सारी चीजें मालूम है, जल्दी जल्दी इसका सीक्वेंस लगाइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी भी दी गई है, प्लस आपकी कुछ प्राइमरी मेमोरियां भी दी गई हैं, ठीक है। तो इस एतबार से आपको लगाना है ऑप्शन सी। सी सर, ऑप्शन सी। जी सर। हाँ देखिए, डी है, सी तो नहीं होगा ना, किस एतबार से सी होगा? ठीक है रईस, यहाँ जी पर क्या सर। दिया गया? रजिस्टर कहा गया। तो रजिस्टर हमें मालूम है कि जो कंप्यूटर की हायरार्की होती है, रजिस्टर सबसे पहली मेमोरी होती है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कैश होती है, फिर उसके बाद आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? पहले सीपीयू रजिस्टर, यानी जिसको कैश रजिस्टर मेमोरी पहले आएगी, फिर उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आएगी, फिर उसके बाद आपकी मेन मेमोरी आएगी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देखिए, पहले प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इसमें आप इलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ से इस तरीके से दो ऑप्शन यहाँ पर था,
तो इन दोनों को तो आप वैसे भी हटा सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी प्लस मेन मेमोरी के अंदर डाल दी जाती है, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाल दी जाती है, तो उसके अंदर हमने क्या बोला था, उसके अंदर हमने यही कहा था कि जिस सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज जो होगी वो बड़ी होगी, वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड डिस्क जो है बिल मुकाबिल सीडी रोम के क्या होगी, हार्ड डिस्क जो है वो बड़ी होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को पहले लेकर आएंगे और सीडी रोम को बाद में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके अंदर तीन टर्म आपकी क्लियर होने वाली है, आपको मालूम भी होगा, बट जब आप अपनी चीजों को अप्लाई करते हो तब आपको और अच्छा लगता है, ठीक है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मालवेयर्स आर ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है मालवेयर के बारे में ट्रू है। अब मालवेयर होता क्या है, मालवेयर हमने पढ़ा है कि आईसीटी के अंदर कुछ इस तरीके की मालवेयर की यानी कुछ चुनिंदा टर्में होती है जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शन को, हमारी कंप्यूटर की चीजों को या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो क्या करती हैं, चोरी करने पे लगी होती हैं, ठीक है। यानी हमें एक तरीके से बिल्कुल बेचने पे लगी होती है, हमें नीलाम करने पे लगी होती है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो मालवेयर के अंदर हमारा ट्रोजन हॉर्स भी आता है, वायरस भी आता है, वॉर्म भी आते हैं। तो उन्हीं की डिफिनेशन देके आपसे पूछा गया है कौन सा ये सही है। तीनों सही है सर। ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सर। डी सही है। डी। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल सर, ऑप्शन D नंबर डी, है, तीनों अच्छा। सही है, ठीक है। देखिए अभी ट्रोजन हॉर्स क्या इज अ मालवेयर डिस्गुइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जैसे वहां पर एक लफ्ज कल क्या आया था, इस तरीके का कुछ लफ्ज आया था ना, यानी डिसगाइज की जहाँ कुछ ऐसा दूसरा लफ्ज आया था जिसका मतलब मैस्क्यूरेट से इस तरीके का लफ्ज आया हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, उन दोनों का माना एक ही है। तो हमने पहले भी कहा कि जब आप क्वेश्चन करो, अब देखो जो ट्रोजन हॉर्स से आपका क्वेश्चन आया था वहां पर क्या लिखा हुआ था, मैस्क्यूरेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी किसी चीज की शक्ल ले लेना, किसी चीज की शक्ल मतलब एक तरीके से शक्ल रूप ले लेना, किसी मतलब जैसे व्हाट्सएप एक तरीके का क्या सॉफ्टवेयर है, तो व्हाट्सएप की शक्ल रूप लेकर कोई सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में आकर एक तरीके से क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोग लफ्ज पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक मालवेयर जो एक लीजिटिमेट सॉफ्टवेयर की शक्ल ले लेता है। लीजिटिमेट सॉफ्टवेयर का मतलब यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल सही हो, जैसे व्हाट्सएप क्या है, एक तरीके का रियल ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो उसी जैसा बिल्कुल उसी शक्ल शूप का मतलब उसी शक्ल रूप का, उसी एक तरीके से उसी कलर का, उसी शेप का वो क्या है आपके कंप्यूटर के अंदर आकर वो इंस्टॉल हो जाएगा। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप के अंदर काम करते हो, सारा फंक्शन सारी चीज वो भी क्या करेगा, उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इसी वजह से कहा गया है कि ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो एक लीजिटिमेट सॉफ्टवेयर की शक्ल लेकर आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करता रहता है, ठीक। अब वायरस क्या है, अब वायरस इंसर्ट इनटू द अनदर प्रोग्राम, कह रहे हैं कि वायरस जो वो दूसरे प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो जाता है, इट रन्स एंड स्प्रेड इटसेल्फ व्हेन द प्रोग्राम इज ओपन। कह रहे हैं कि ये मतलब ये फैलता है खुद जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो, ठीक है। तो यानी वायरस के लिए शर्त है, वायरस ये जो होता है वायरस के लिए शर्त ये है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को ओपन करोगे या किसी प्रोग्राम को रन करोगे या किसी दूसरे की मेमोरी वगैरह या एडाप्टर वगैरह को या इस तरीके से यूएसबी वगैरह को अपने कंप्यूटर के अंदर लगाते हो, कुछ रन करते हो, कुछ चलाने की कोशिश करते हो, तभी ये वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है। वायरस के लिए शर्त यही है कि कोई भी चीज आपकी रनिंग में या इधर से उधर मुंतकिल होती रहे, तब ये वायरस आपका जो है फैलता है। जैसे होता है ना कि अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस, अगर मैं आपकी यूएसबी लगा दूंगा तो मेरे कंप्यूटर का सारा वायरस आपके यूएसबी के अंदर चला जाएगा, ठीक। अब वार्म जो होता है, कह रहे हैं कि वार्म इज सिमिलर टू अ वायरस एक्सेप्ट, ठीक है। तो यानी वायरस से ये सिमिलर तो है, बट एक्सेप्ट इट डजंट नीड अ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन, लेकिन इस बात को छोड़ करके यानी यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं होती। इट्स स्प्रेड बाय सेल्फ, यानी ये क्या खुद फैलता है। वार्म का फुल फॉर्म क्या, रीड वंस राइट मेनी। तो वार्म का मतलब यही होता है, हमने आपको बताया था सेल्फ रिप्लिकेटेड, यानी इट सेल्फ, ये क्या होता है, ये खुद फैलता है, खुद अंडा बच्चा करता है। ये सारी की सारी फाइल को क्या है, अगर आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी मेमोरी को, किसी भी यूएसबी को अपने कंप्यूटर के अंदर ना भी लगाएं, तब भी ये क्या होता है, वार्म जो है आपकी सारी फाइल को खुद ब खुद जो है ये वायरस में तब्दील कर देता है। वायरस के लिए क्या शर्त है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना, ये एक जहां से दूसरी जहां पर फाइल को या प्रोग्राम को मुंतकिल करते हैं, तब ये वायरस मुंतकिल होता है। बट वार्म जो है वो खुद ब खुद उसी के अंदर पैदा होता रहता है, आपकी फाइल को एक तरीके से तोड़ मरोड़ के वो क्या कर देता है, वायरस में तब्दील कर देता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? जी। हाँ, अब आप लोग देखिए, अब देखिए, अब अगर इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद भी अगर आप लोगों का आंख का पट्टा ना खुले तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से लापरवाही वाली बात है।
मतलब आईसीटी की जो अभी क्लास हुई है, यानी जो यूनिट मुकम्मल हो, इसकी उसके अंदर मालवेयर और दीगर सारी जितनी नेटवर्किंग डिवाइस है, मालवेयर की सारी जो टर्म है, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, नोट बना लीजिए, उसी से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने पढ़ाया, लेकिन हमें नहीं लगता था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट जब मैं देख रहा हूँ 2022 के क्वेश्चन मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मुझे आ रहा, मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इन सारी चीजों को पढ़ रखा, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो अगर आप लोग पढ़ने के बाद भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो फिर आपको काफी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। चलिए, जी सर, वो जो वायरस होता है वो अगर माउस वगैरह लगाने से भी दूसरे का अगर यूज कर रहे हैं तो उससे भी हो जाता है? नहीं नहीं, माउस वगैरह लगाने से नहीं फैलता है। ये है कि हाँ, इधर से उधर अगर आप किसी की मेमोरी लगा लेते हो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, इन सारी चीजों से ये वायरस फैलता है। जी। देखो, माउस जो हो गया ना, माउस के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी आप नहीं करते। माउस एक कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस है, यानी जिससे आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो इससे वायरस नहीं होता। प्रोग्राम कोई हो जिसको आप रन करो या इस तरीके से चलाओ, ओपन करो, इससे फैलता है, जी। ठीक है। जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 24। तो यहाँ पर इसको आपको कुछ फाइल फॉर्मेट दी गई है, वीडियो है, पॉडकास्ट है, फोटोग्राफ है, स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो इसको मैच कीजिए जल्दी जल्दी। थर्ड ऑप्शन सर, सी। सर थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। जी ऑप्शन सी। ना, देखिए, देखते हैं, हमारी जो वीडियो होती है MP4 में भी होती है, पॉडकास्ट जो होती है ये आपकी MP3 में भी होती है, प्लस वीडियो में भी होती है, ठीक है। पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे, पॉडकास्ट के अंदर किसी की कहानी होती है, किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरीके से कोई किसी की दुख भरी कहानी होती है, यानी कोई तलाकशुदा या किसी का शौहर ने मार दिया, पीट दिया, इस तरीके की कहानी होती है। आप यूट्यूब पे जब वीडियो वगैरह देखते हैं तो शॉर्ट टाइप के एक तरीके स्पॉटिफाई करके एक मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पॉडकास्ट वगैरह ही बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं अपनी जिंदगी का इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं एक तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी शेर ज़ातिया को वहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चाहे मैं MP3 की शक्ल में दूं चाहे मैं वीडियो की शक्ल में दूं। इस तरीके की चीजें पॉडकास्ट पे होती है, ठीक है। फोटोग्राफ आपका जो होता है वो JPG में वो होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्सेल की जो फाइल होती है, ठीक है, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, वो यक्स में होती है। तो देखिए, अब आपका जो है, यानी अब जब MS वर्ड की फाइल को आप सेव करते हो तो किस तरीके से वहां पर आइकॉन या इस तरीके से किस तरीके से फाइल पे लफ्ज लिखा हुआ बनता, फाइल फॉर्मेट का जो नाम होता है, ठीक है। तो ये एक्सेल की फाइल का नाम है, तो इसको भी आप नोट करके अपने जहन पे रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है तो सिंपल सा भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज है जो पहली बार आई हुई है, जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 25। द कंटेंट ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ रैम और वोलेटाइल दस मेकिंग them अनसुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। कह रहे हैं कि रैम के जो अक्सर कंटेंट हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होती हैं, यानी रैम के अंदर जो कंटेंट हो या फिर रैम का जो कंटेंट होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी टेम्परेरी होता है। इस वजह से क्या है कि रैम में जो है वो डेटा जो है लॉन्ग टर्म के लिए अनसुटेबल है, यानी रैम के अंदर जो डेटा स्टोरेज होता है वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क हैज फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज द प्रोसेसर रजिस्टर। कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क जो आपकी एक मेमोरी है वो कह रहे हैं कि डेटा एक्सेस में फास्टर है, किससे, अगर मतलब रैम के कंपैरिजन में, इसी तरीके से प्रोसेसर रजिस्टर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, हार्ड डिस्क जो है रैम और रजिस्टर मेमोरी से ज्यादा फास्टेस्ट है। तो क्या ये सही है? नंबर ऑप्शन डी। सी। नहीं हार्ड नहीं थी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन डी सर। कहीं से जी सर सी। सॉरी ऑप्शन सर, सी सही होगा सर। मतलब लास्ट हाँ, वाला ऑप्शन गलत है, नंबर ऊपर सी वाला जो होगा ठीक इसका है। सही आंसर है, ठीक है। देखिए, हार्ड डिस्क जो है प्लस क्या है, हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और हमने बार बार आप लोगों को यानी ये इस बात पे तवज्जो दिलाई थी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, चाहे वो उसकी स्टोरेज कितनी भी बड़ी हो, हमने कहा कि अगर सेकेंडरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी के अंदर डाल दी जाती है, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछा जाए, तब सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज के एतबार से आप उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग लगाओगे, यानी जिस सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज बढ़ा होगा वो बड़ी होगी, ठीक है, यानी ये तरतीब लगाने में। बट अगर एक्सेस टाइम पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है हमेशा वो क्या होगी, कम होगी, यानी एक्सेस टाइम के लिए फर्स्ट यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वही हमेशा सबसे आगे रहेगी, ठीक। तो यानी प्लस रजिस्टर और रैम जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी, तो लामुहाला जो है
वो फास्टेस्ट सबसे ज्यादा कौन होगी, रैम और रजिस्टर होगी, हार्ड डिस्क जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी 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 सर। जी, बहुत इस तरीके से बहुत धीरे धीरे आप लोग बोल रहे हो। आ रहा है सर। चलिए नहीं सर आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे कंप्यूटर हैज इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली मेन फ्रेम टू द रिलेटिवली स्मॉल स्मार्ट डिवाइस विद हाई कंप्यूटिंग पावर यूज टुडे। कह रहे कंप्यूटर का इवॉल्व यानी कंप्यूटर का जो ज़ुहूर हुआ था पहले वो किससे हुआ था, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मैंने आपको कंप्यूटर की टाइप्स भी पढ़ाई हुई है कि मेन फ्रेम होता है, मेनी फ्रेम होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, किस तरीके के कंप्यूटर आपके होते हैं, एनालॉग होता है, ये सारे कंप्यूटर आपको पढ़ाए गए हैं। उन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कहने कंप्यूटर का जो ज़ुहूर हुआ था पहले वो मेन फ्रेम से हुआ था, रिलेटिवली स्मार्ट, रिलेटिवली का मतलब क्या, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ वो स्मार्ट डिवाइस बन गया है। यानी आज इस्तेमाल होने वाला जो है वक्त के गुजरने के साथ साथ वो एक स्मार्ट डिवाइस बन गया हाई कंप्यूटिंग पावर के साथ। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि पहले कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन आज की इस दौर में जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल स्मार्ट डिवाइस बन गए और प्लस उसकी कंप्यूटिंग भी जो है यानी उसका कंप्यूटर पावर भी जो वो भी हाई हो गया है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस द फिजिकल साइज ऑफ कंप्यूटर, यानी कौन सी फॉलोइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जिसने कंप्यूटर की फिजिकल साइज को रिड्यूस कर दिया है, यानी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसकी वजह से कंप्यूटर बड़े से जो है वो छोटा हो गया है। वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, रजिस्टर या सॉलिड स्टेट मेमोरी। बता सकते हो अगर आपको कंप्यूटर की जनरेशन याद सर हो। रजिस्टर, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन डी या सी। सर बी होगा, इंटीग्रेटेड सर सर्किट। लास्ट ऑप्शन सॉलिड स्टेट। डी सर डी। देखिए सॉलिड स्टेट जो है, जो लोग सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है, सर रजिस्टर ऑप्शन होगा। नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें क्या है, जो लोग सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं ना, सॉलिड स्टेट ये एक मेमोरी है, मेमोरी को बढ़ावा देने के लिए सॉलिड स्टेट आया था। यानी एचडी को रिप्लेस करके क्या आई थी, एसएसडी आई थी, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव आई थी। ये मेमोरी को बढ़ावा देने के लिए आया था, ना कि कंप्यूटर को बढ़ाने के लिए आया था। अब आप यहाँ पर ये समझिए कंप्यूटर की जो जनरेशन शुरू हुई है, पहले क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। तो यानी जनरेशन का मतलब क्या, ओवरऑल पूरा एक कंप्यूटर ही वो रहता था और हर जनरेशन में क्या है, मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं कि रजिस्टर वैक्यूम ट्यूब में नहीं लगता था, बट कंप्यूटर की जनरेशन यानी वैक्यूम ट्यूब जब बना था, कंप्यूटर पूरे कमरा भर भर का होता था। यानी कहते हैं कि उसका जो कीबोर्ड होता था आदमी यानी इस मतलब कूद के बिल्कुल चलाता था। ठीक है, यानी पूरा पैर रख के पूरे बटन पे इस तरीके से चलाता था। यानी पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो आप देखिए कंप्यूटर की जनरेशन इसी वजह से बताई जाती है, यानी देखिए पहले जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए थे, फिर इसी तरीके से थर्ड में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आए हैं, और यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक आपको इसी को बताना है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी चीजें भी तो डेवलप हो रही है। यानी हम बड़े से अगर छोटे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब, हमारी टेक्नोलॉजी में दम है, तो हम टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, बिल्कुल ठोस कर रहे हैं उसको, एक तरीके से मुहज्जब वे में हम बोल सकते हैं कि उसको एक तरीके से छोटा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे बड़ा होता था, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आया उससे छोटा हो गया, इंटीग्रेटेड आया उससे छोटा हो गया, अब माइक्रो प्रोसेसर जो आया उससे छोटा हो गया, फिर इसी तरीके से एआई जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एंड यूएलएसआई। तो ये हमारी 5th जनरेशन है जिसके अंदर हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें आ गई है जो हम एक तरीके से अपने बैग में भी रख के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूएलएसआई का फुल फॉर्म यही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एआई का कई बार पूछा गया है तो इसका भी पूछा जा सकता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए खास तौर से कुछ ऐसी टर्म जो होती है जो आपके क्वेश्चन वगैरह से रिलेट करती है उसको मत छोड़ा कीजिए आप लोग। ठीक है, यानी जो ये आपकी एब्रीविएशन वगैरह होती है, यानी फुल फॉर्म वाली जो होती है, इस तरीके की टर्म जो है वो आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया जी। जी सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा एक वसीय फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का इन कंप्यूटर में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, हमने पहले कहा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज करके रखता है। तो क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके फाइल एंड फोल्डर को हैंडल करता है, या वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर,
या इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस यानी उसकी मुदाखलत जो होती है वो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान होता है। हेल्पिंग टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में यानी रन करने में वो मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किस किस चीज को मैनेज ऑप्शन करता है? बी। सर बी ऑप्शन बी सर, बी ऑप्शन ये सर, ऑप्शन बी बी। ए सी डी, ये सर ये ऑप्शन ये ये सर। सर, ए सी डी। देखिए बी तो नहीं आएगा ना, बी के लिए तो एक अलग सॉफ्टवेयर है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर में। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या बताया था, बोल्ड बताया था, है ना। तो बोल्ड से हमने क्या बोला था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फिर ओ से हमने क्या बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था। यल से हमने क्या बताया था, लैंग्वेज प्रोसेसर। और ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो भी आपका एक क्या है, ऑपरेट यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है आपके कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है हाई से लो, लो से ले, उसको क्या करता है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर इसी तरीके से एक है डिवाइस ड्राइवर, डी से क्या है, डिवाइस ड्राइवर। तो ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करके रखता है। देखिए एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है, फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर जो भी वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है। कंप्यूटर में क्या मैनेज करेगा, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है, जो फोल्डर आपके कंप्यूटर में, जो एप्लीकेशन है, जो सारे हार्डवेयर आप कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को चलाते हो, ठीक है, उन सारी चीजों को ही ये मैनेज करता है, ठीक है। यानी इन सारी चीजों को, मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को डाल दिया, व्हाट्सएप को डाल दिया, फेसबुक को, टेलीग्राम को डाल दिया, तो भाई उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना उसको पीछे मतलब उसके अंदर से कोई ना कोई होना चाहिए जो उसके बोझ को थाम सके। तो वो कौन थामता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो आपके कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग विंडो डालते हैं, विंडो 10, विंडो 7, यही हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडो हम लोग चलाते हैं, डालते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के विंडोज आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वही सारे हमारे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। लिहाजा जिस कंप्यूटर का विंडो एक्सपायर हो जाता है वो कंप्यूटर प्रॉपर्ली काम नहीं करता। जैसे मेरा क्या है, अभी मेरा विंडो जो है एक्सपायर हो गया, तकरीबन 3 महीना हो गया है, तो मेरी बहुत सारी फाइलें जो है वो डिलीट हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, सब मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को मैनेज करके रखता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर सी दिया गया है, इसको मैंने आपको एक इमेज के जरिए बताया था, और इससे यानी इसी लाइन से आपका सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन बना था, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। कह रहे हैं कि बिटवीन यूजर यानी क्या करता है, इंटरफेसिंग बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो देखिए कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी हार्डवेयर एंड यूजर के दरमियान ही उसका इंटरफेस होता है। हम अगर कंप्यूटर को चलाते हैं तो हार्डवेयर को ही इन सारी चीजों को टच करके चलाते हैं। तो यानी हम हो गए यूजर, यानी चलाने वाला यूजर हो गया, और आपका जो कंप्यूटर हो गया, दीगर सारी चीजों को कनेक्ट करके आप उसको यूज कर रहे हो, चला रहे हो, ये आपका हार्डवेयर हो गया। इसका क्या मतलब है, यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर है। मेरी बातें याद आ रही है आप लोगों को? पता नहीं आप लोगों ने इन सारी चीजों को नोट किया है, लिखा है कि नहीं लिखा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं इन सारी चीजों को। अगर नहीं लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर लिखे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आईसीटी जो है बहुत ये टफ यूनिट नहीं है, बट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए टफ ही लगेगा। इतना भी आसान मत समझ लीजिए जितना कि लोग बोल देते हैं। जैसे आप लोगों की शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए, बिल्कुल हवा उड़ गई, यार आईसीटी से ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हवा किसी भी चीज को नहीं लेना, हमें पढ़ना है, सबको इक्वल टाइम देना है। जो जो चीजें पूछी जा रही, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, उतना कम से कम आप लोग कीजिए, ठीक। सर। ये चलिए। बोल सर करते हैं कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, क्या ये कौन करता है? आपने बोला बोल्ड या डिवाइस ड्राइवर, ये किनका काम है? जी, डिवाइस ड्राइवर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। नहीं नहीं, ये वाला जो कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, ये आपका Assembler लैंग्वेज होते हैं ना, लैंग्वेज assembler। प्रोसेसर, लैंग्वेज के नाम से ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लैंग्वेज असेंबलर होते हैं ना, असेंबलर। जिसके अंदर आपके 3 Assembler। आते हैं, एक असेंबलर होता है, एक आपका वो होता है कंपाइलर। हाँ, एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है, सही बात है। कंपाइलर जो होता है वो आपके मशीन लेवल लैंग्वेज को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में पूरा एक बार में ही कंप्लीट क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर जो होता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जी सर। सर बोल्ड को एक बार समझा दीजिए ना सर। देखिए बोल्ड जो ये एक निमोनिक्स है, ठीक है।
तो हमने ये कहा कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं जिसको आप बोल्ड के जरिए याद कर सकते हो, ठीक है। तो बोल्ड का मतलब होता है बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब क्या है, यानी हर वो चीज, जैसे हार्डवेयर में बहुत सारी चीज आपकी जो आपको आउटपुट दे रही है, जो आपको इनपुट दे रही है, जैसे ये माउस वगैरह जो है ये आपके मतलब माउस जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस को अगर आप लेंगे तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, क्योंकि माउस को चलाने के लिए क्या है, किसका काम होता है, माउस जो आपके कंप्यूटर में चलेगा, हरकत करेगा, उसको अंदर से कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में है, जैसे विंडो वगैरह आपने डाल रखा है, ठीक है, वो मैनेज कर रहा है। इस वजह से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी इसमें इस तरीके से लिया जाता है। फिर इसी तरीके से ओ से हमने बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब क्या है, यानी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे आपका विंडो हो गया, इसी तरीके से एप्पल का माको है, लाइनेक्स है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपकी आई थी ये वाली, ठीक है। कहाँ गई, सॉरी, काफी ऊपर थी क्या, हाँ देखिए ये जो है लाइनेक्स, लाइनेक्स से क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अलग अलग कंप्यूटर के सब होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर में ये सब डाले जाते हैं, ठीक है। तो ओ से आपका ये मुराद है। बाकी यल से आपका लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ड्राइवर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक हमारा क्या होता है कंपाइलर होता है। बाकी उसकी जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो होता है हमारा जो है वो 0-1 के फॉर्म में हमारी लैंग्वेज को समझता है, यानी हमेशा ये बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। ये जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन आते हैं, हम लोग ABCD ये सारी चीजें जो लिखते हैं ऊपर से, कंप्यूटर जो है उसको, कंप्यूटर की ये जो लैंग्वेज ड्राइवर होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो ये सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको क्या कर देता है, 0 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर उसी को समझता है, ठीक है। ABCD जो हम लोग लिखते हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, अंदर से उसका ट्रांसलेटर वहां पर मौजूद होता है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर। तो कंपाइलर जो होता है वो आपके पूरे पूरे सफा को मतलब एक बाद में, यानी पूरा कंप्लीटली पूरे पूरे सफा को वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपका जो असेंबलर होता है वो लाइन बाय लाइन जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और डी से आपका होता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी आपका एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या कर देता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं उसको वो मैनेज करके रखता है। समझ में आया? जी सर। चलिए, कहीं खामियां हो सकती है बट समझ में तभी आएगा। आप जो रिसेंटली अभी ICT की ये क्लासेस हुई हैं, तकरीबन 15-12 इस तरीके की कुछ क्लासेस होगी, ज्यादा नहीं, देख लीजिए, बहुत अच्छी शक्ल से उसमें ये सारी चीजें हुई हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। कह रहे हैं कि इन 4 कोऑर्डिनेट फॉर्मेट ऑफ मोक्स, यानी मोक्स के जो आपके 4 अज्जा यानी 4 फॉर्मेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इंटरेक्शन अमॉन्ग्स लर्नर एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर। तो कौन सा फॉलोइंग जो है वो लर्नर्स एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर के दरमियान इंटरेक्शन को यानी बातचीत को फैसिलिटेट करता है, जिसके अंदर लर्नर और कोर्स कोऑर्डिनेटर यानी हम बोल सकते हैं टीचर होगा या आपका फैसिलिटेटर होगा, गाइडर्स होगा, जिसके दरमियान आप बातचीत कर सकते हैं। मूक के किस अज्जा में आप बातचीत कर सकते हो, वीडियो में, असेसमेंट में, रीडिंग मटेरियल या डिस्कशन फोरम? डिस्कशन फॉर्म। फोरम। हाँ ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बट आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारी चीजों को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 29। अब देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, मैंने आप लोगों को मतलब मैंने खुद से इन सारी चीजों को एडिशन में आपको बताया था। मैंने आप लोगों को याद हो, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर मैंने सारे कंप्यूटर जो आपके होते हैं, कंप्यूटर की जो अलग अलग स्क्रीन होती है, अलग अलग टाइप्स होती है, मैंने फोटो भी वहां पर सेट किया था, उसके नीचे उसका नाम भी लिखा था। अब प्लस मैंने कुछ केबल के नाम भी आपको दिए थे कि देखिए ये सारे कनेक्टर होते हैं जो आपके प्रोजेक्टर या कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, उसका अलग अलग नाम होता है। इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, याद है आप लोगों को? तो उसी से ही आपका, यानी उन्हीं पोर्ट से, उन्हीं केबल से आपके ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। तो अब सोच लीजिए, अगर आप लोग याद करेंगे तो आपके लिए सारी चीजें आसान है, ठीक है, इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसी में से मैं एक HDMI एक पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, यानी केबल कनेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अलाउज आउटपुट, यानी HDMI पोर्ट से आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, यानी ऑडियो एंड विजुअल दोनों, यानी वीडियो ऑडियो दोनों का आपको आउटपुट मिलता है, किससे, फ्रॉम अ कंप्यूटर से। तो यानी इस HDMI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कंप्यूटर के अंदर आप तार लगाते हैं, जैसे होता है ना प्रोजेक्टर, हम कंप्यूटर से तार लगाकर प्रोजेक्टर में लगा देते हैं, तो जो सारी चीजें होती है वो हमारी क्या एक तरीके से प्रोजेक्टर पे दिखाई देने लगती है। तो ये HDMI पोर्ट को हम लगा के उससे हमें क्या मिलती है, ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें मिलती है। तो ये HDMI पोर्ट्स का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म है क्या? सर ऑप्शन ए सर। नहीं, ये सर।
हाई डिफिनेशन, ठीक है, हाई डिफिनेशन है, ठीक है, बी है इसका फुल फॉर्म, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। आपका आईसीडी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो HDMI जो है आपका हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। मैंने हर किसी का पिक भी आपको लगा के दिया था, कंप्यूटर का भी दिखाया था, इसी तरीके से कनेक्टर का भी फोटो लगाया था कि देख लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो HDMI आपका जो है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस and it is the most frequently used HD signal for transferring both high definition audio and video or a single cable, यानी जिसके जरिए आपको ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें मिल सकती है। तो देखिए, ये जो यही पलक होता है लगाने वाला, जिसको हम लोग देहातों में पलक भी बोलते हैं, केबल बोलते हैं, इसी को कनेक्टर भी बोला जाता है, इसी को कोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इस बार आईसीटी में मूक से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। इन मूक्स द वर्ड्स ऑफ लर्नर हु कैन इनरोल फॉर द कोर्स, कहते हैं मूक्स में लर्नर का जो वर्ड है वो एक तरीके से कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं, यानी मूक में लर्नर जो है कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। मूक इन्वॉल्व द यूज ऑफ आईसीटी टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट लोकेटेड इन रिमोट एरिया, यानी मूक इन्वॉल्व करता है, यानी मूक में जो है आईसीटी का इस्तेमाल होता है एजुकेशन को एक्सेसिबल, ताकि वो एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाए, यानी उन स्टूडेंट के लिए जो रिमोट एरिया में लोकेटेड है। रिमोट एरिया ऐसी एरिया को बोलते हैं जो शहर से, कस्बा से, चेरमैनी से दूर हो, यानी सिंपल सी बात, जो देहात वाली एरिया होती है, जो लोकल एरिया होती है। कह रहे हैं कि वो आर अनेबल टू रीच कन्वेंशनल क्लासरूम, या वो स्टूडेंट या वो बच्चे जो बिल्कुल अनेबल है कन्वेंशनल क्लासरूम पहुंचने से। कन्वेंशनल क्लासरूम का मतलब क्या, यानी जो मॉडर्न एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या एक तरीके से यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर और दीगर सारी जगहों के अंदर जहां पर कन्वेंशनल इस तरीके से मॉडर्न वे में पढ़ाई की जा रही, प्रोजेक्टर वगैरह से ऑनलाइन बेस पे जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो मूक जो है उन लोगों के लिए भी करामत साबित होगा। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल सर सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ देखिए, मैंने ये नॉन कन्वेंशनल, मतलब ये मैं कन्वेंशनल बोला गया है ना, मैं वो बोल रहा हूँ, एक तरीके से मैं मॉडर्न बोल रहा हूँ। कन्वेंशनल क्या होता है, हमारा ट्रेडिशन होता है, यानी जो बच्चे क्या है कन्वेंशनल क्लासरूम पहुंचने से अनेबल है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, जी सर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फिर से पढ़ दीजिए। मूक में लर्नर जो है वो कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। इन मूक द वर्ड्स ऑफ लर्नर, मूक में लर्नर्स का जो वर्ड्स है, यानी लर्नर का जो लफ्ज है, वो कैन इनरोल फॉर द कोर्स। तो सिंपल सी बात है, कह रहे मूक में लर्नर जो है वो कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। मूक के अंदर लर्नर ही, सीखने वाले ही कोर्स के लिए इनरोल होते हैं, ठीक। देखिए लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा कभी भी नहीं हो सकता इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको मफहूम समझ में आ जाना चाहिए, वही बहुत है। लफ्ज टू लफ्ज करेंगे आपका कभी भी नहीं बैठेगा, बल्कि माना मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। चलिए लर्नर का मीनिंग दिया हुआ है, लर्नर का मीनिंग तो ही होता है ना जो कोर्स में एनरोल करता है, वही। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, सीखने वाला कोई भी हो सकता है। चलिए इसको बताइए, मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अब ये देखो, एक होता है आपका मैक्रो ए से, एक होता है आपका आई से। तो आई वाला जो होता है यानी जो छोटा सा होता है, और ए वाला जो होता है जो बड़ा, जैसे एक मैक्रो टीचिंग होती है, एक मैक्रो टीचिंग होती है। मैक्रो टीचिंग जो बीएड वाले करते हैं, आई वाली जो होती है मैक्रो। एक मैक्रो जो बड़े पैमाने पे होती है, आपको टीचर प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं। तो कौन सा एक मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है? पिन इंटरेस्ट, ईबे, टम्बे, इंस्टाग्राम, ट्विटर। लास्ट सर ऑप्शन ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ही है। ईबे जो आपका है ना, ये कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना आपको मैक्रो ब्लॉगिंग वही होता है, कह रहे कि अलाउ यूजर टू एक्सचेंज स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंटेंट सच एज द शॉर्ट सेंटेंट, इंडिविजुअल इमेज या वीडियो लिंक्स विच में बी मेजर रीजन फॉर देयर पॉपुलैरिटी। सम पॉपुलर सोशल नेटवर्क सच एज ट्विटर, Mastodon, Instagram can be viewed as a collection of the macro blogs। तो देखिए इसमें वही कहा जा रहा है कि जो मैक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है, जहां पर आप अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी मशहूरियत के लिए छोटे छोटे कंटेंट को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे सेंटेंस को आप क्या करते हो, वहां पर शेयर करते हो वीडियोस। जैसे आप ट्विटर पे देखेंगे मतलब छोटी ही मालूमात रहती है, ठीक है, और छोटी ही वीडियो रहती है, वीडियो की लिंक्स रहती है। इसी तरीके से फेसबुक भी बहुत लंबा लंबा नहीं रहता, कुछ टाइप के होते हैं
तो बहरहाल मैक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में इन सारी चीजों को दिया गया है, तो आपको इसमें नोट कर लेना है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं करनी कि व्हाट्सएप क्यों नहीं आ रहा है। अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जो दिया गया है सो दिया गया है, ठीक। ट्विटर है, टम्बलर है, पिन इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो इन सबको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और ईबे आपका जो इज अ कैलिफोर्निया बेस्ड इंटरनेशनल ई कॉमर्स कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको C2C बोलते हैं, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर सेल थ्रू इट्स वेबसाइट। तो ईबे जो आपका है एक तरीके की वेबसाइट है जहां पर आप क्या करते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, यानी जहां कस्टमर और एक तरीके से सेलर्स के दरमियान खरीदो फरोख्त हो रही है। जैसे होता है ना, बायर एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है, तो ईबे है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उसकी वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, चीजों को खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ईबे सिंपल सी बात है, ये ई कॉमर्स है जिसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बोलते हैं। कहीं कहीं PYQs के अंदर आप देखेंगे ईबे से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस टर्म को आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक। चलिए अब देखिए आपका ये इस बार ना CC BCC, अभी तो हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिया है CCC BCC से, ठीक है। तो इस बार भी आ सकता है, और ये 2023 के अंदर जो आप लोग देकर आए होंगे या इस तरीके की जो एग्जाम अभी हुए, इसमें तो आया ही होगा, और जून में जो देंगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो देखिए CC BCC से काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। कह रहे हैं कि ईमेल मैसेज हैज बीन सेंड फ्रॉम 1, यानी मैसेज जो है A से भेजा गया किसको, B को, C को, D को, E को एंड F को, विथ द फील्ड एज शो बिलो। तो यानी ये फील्ड आपको शो की गई है, A से मैसेज आ रहा, B को, C, D को और E, F को। तो अब देखिए यहाँ पर पूछने का अंदाज कितना शानदार है। कह रहे हैं कि F doesn't know that C was sent the message, कह रहे हैं कि F नहीं जानेगा कि C को मैसेज भेजा गया है। फिर इसमें कह रहे हैं कि C नहीं जानेगा कि D को मैसेज भेजा गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि C में E नहीं जानेगा कि F को मैसेज भेजा गया है। D में कह रहे हैं कि D नहीं जानेगा कि B को मैसेज भेजा गया है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन C सर। बिल्कुल सही। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर लग रहा है, और कोई बताए? सर CD। सर C। ठीक है, नसरीन आपका क्या आंसर होगा? C हो, C वाला ही होगा। C वाला, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें वही है, क्योंकि इसमें जो BCC होता है, हमने कहा कि जो 2 BCC वाले होंगे वो आपस में अंधे होंगे, एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है। तो यही है, E नहीं जानेगा कि F को मैसेज भेजा गया है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए तो सर E और F वाले तो उनको देखेंगे ना, CD को। कौन वाले देखेंगे? E F जो होंगे वो CD को देखेंगे। नहीं, CC वाले BCC को नहीं देख पाएंगे, बट BCC वाले जो है वो सबको देख पाएंगे, ऊपर तक देख पाएंगे, यानी B तक देख पाएंगे। सर ये कह रहे हैं EF वाले CD को देखेंगे कि नहीं, वो देख पाएंगे ना सर? हाँ क्या बोल रहे हैं, F वाले किसको देखेंगे? CD को, हाँ बिल्कुल देखेंगे। EF वाले ऊपर वाले, लेकिन CD वाले EF को नहीं देखेंगे ना। हाँ नहीं देखेंगे। जी सिंपल सा, C वाले BCC को नहीं देखेंगे, बट BCC वाले सबको देखेंगे, काम खत्म। मगर जो BCC वाले होंगे वो आपस में एक दूसरे को नहीं देखेंगे। हाँ देखिए, BCC वाले ये आपस में नहीं देखेंगे, बट ये इसको पूरा मतलब सबको देखेगा, ये भी सबको देखेगा। इसी तरीके से जो है ये CC वाले जो है इनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, बट ये CC और 2 वाले आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। जी सर, क्लियर। हाँ ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 33, अ DVD और CD यूजिंग द लेटर R। कह रहे हैं कि एक DVD या CD में अगर लेटर लफ्ज यानी लेटर R का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है, यानी हम कह रहे हैं R अगर लगा, इंडिकेट दैट इज रीड ओनली। अगर DVD या CD के अंदर R वाला जो लफ्ज लगा हो, जैसा अभी हमने एक पढ़ा था ना, DVD R CD R, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें जो R लेटर लिखा हुआ है, तो ये क्या बताता है कि ये सिर्फ रीड करेगी। फिर स्टेटमेंट 2 में आपको ये बताया जा रहा है, वेब ब्राउजर आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर एक्सेस टू द इंटरनेट। कह रहे वेब ब्राउजर जो है वो यूजर को ये परमिशन देता है कि आप इंटरनेट एक्सेस करो, यानी इंटरनेट चलाओ। तो वेब ब्राउजर आपको कुछ इस तरीके से बोलता है। ऑप्शन B है। दोनों सर दोनों ठीक है। दोनों ठीक ही है सर। हाँ ठीक है, ये दोनों गलत है, ठीक है। इसमें क्या है कि DVD है और CD है, वहां पर हमने DVD की टाइप्स पढ़ी थी ना, DVD R, DVD RW, DVD ROM। तो यहाँ पर जो CD होता है ये थोड़ा सा फर्क है। CD क्या होता है, CD का फुल फॉर्म क्या है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट। अ CD-R डिस्क इज अ कंपैक्ट डिस्क दैट कैन बी रिटन वंस एंड रीड आर्बिट्रेरी मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर जो होगा, जो आपका कंटेंट एक बार लिखा जाएगा, आप इसको मतलब मेनी टाइम रीड कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कहा कि वन टाइम रीड ना, यानी रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हो, वन तो नहीं बोला गया है, तो इसको आप मेनी टाइम यहाँ पर रीड कर सकते हो। अगर एक बार आप यहाँ पर चीज को लिख दोगे तो इसको आप क्या है मेनी टाइम रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। DVD-R में क्या है, री रिकॉर्डेबल राइट वंस फॉर्मेट, मीनिंग दैट कैन बी रिकॉर्डेड इट ओनली वंस, कैन नॉट बी इरेज और अल्टर आफ्टरवर्ड। तो DVD-R आपका जो होता है, यहाँ पर जो डेटा आप बार लिख दोगे वो आपका स्टोरेज हो जाएगा, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो वही है CD-R में क्या है कि अगर आपका लिखा जाएगा तो आप मेनी टाइम उसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर आर प्रोवाइडेड बाय, स्वयं प्रभा में जो वीडियो लेक्चर आपको दिया जाता है किस चैनल से दिया जाता है, DTH चैनल, वेबसाइट, ये इनफिलिब्रिट या स्वयं या दूरदर्शन चैनल। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। हाँ, तो ये इसका जो DTH चैनल है वो मतलब कितना है, 32 या 34? सर 34 34 सर पहले 32 थे लेकिन 34 हो गए। और इसके अंदर कितनी मतलब सैटेलाइट है, जिस साइड क्या बोलते हैं? सर 15। हाँ बिल्कुल सही, 15 है, ठीक है। और एक वो जो है ज्ञान दर्शन के अंदर शायद 10 है, ज्ञान दर्शन जो एक चैनल है जिसमें, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म, कौन सा जो एक मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमने कहा कि मूक एक ऑनलाइन प्रोवाइडर है जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्री के अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो अपने कोर्सेज को यहाँ पर रन करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे इंडिया से स्वयं है, निप्टल है, इसी तरीके से मूक IT जो कानपुर से निकला हुआ है, ठीक है। तो वो सारे जो है मूक पर मतलब अपने कोर्सेज को परफॉर्म करवाते हैं। तो कौन सा जो एक मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है, EDX, स्वयं, कोर्सेरा, EPG पाठशाला और इनफिलिब्रिट पोर्टल। सर इजी पार्ट सर ऑप्शन डी। जी सर। हाँ, EPG पाठशाला आपने पढ़ा है, किसके लिए काम करता है? सर ये तो निकालता है ना। हाँ, इसके अंदर आपको कंटेंट मिलते हैं ना, कंटेंट मिलता है जी, वो content NCERT मिलता के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के है। 70 जी कंटेंट मिलता है। अराउंड 70 कोर्सेज हैं, मतलब 70 PG कोर्सेज के बारे में यहाँ पर आपको क्या है वो मिल सकता है। देखिए, अब इसको सर, आप ई नोट कर लीजिए। ये पाठशाला भी तो होता है सर, उसमें क्या जो होता है? पाठशाला जो पाठशाला। होता है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है। हाँ, स्कूल EPG पाठशाला वो हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है सिर्फ। अब देखिए, ये मूक के प्लेटफॉर्म जो है ये ICT की ही फाइल से मैंने यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे शक्ल से इसको यहाँ पर डाला गया है, तो इसको भी आप लोग ताज़ा कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा नोट वगैरह, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। मोस्ट PC यूज डायनेमिक रैम्स फॉर CPU कैश। कह रहे हैं कि अक्सर PC यानी जो आपके पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो है वो डायनेमिक रैम का इस्तेमाल करते हैं कैश के लिए, यानी कैश मेमोरी के लिए जो है अक्सर PC या अक्सर कंप्यूटर जो है वो डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या कैश मेमोरी के लिए डायनेमिक का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबके अंदर कैश प्लस डायनेमिक ये सारी चीजें होती हैं? अगर ये मोस्ट लगा है तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कुछ कंप्यूटर में होते हैं कुछ कंप्यूटर में नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है इससे। और 2 में आपको ये कहा जा रहा है कि स्टैटिक रैम्स इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम्स, यानी कि स्टैटिक रैम्स जो होते हैं वो आपके बहुत मतलब फास्टर से होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगे होते हैं डायनेमिक रैम से। सर दूसरा गलत है ना? दोनों सही है सर। और कोई बताए? दूसरा गलत लग रहा है, पहला सही। पहला तो सही। देखिए, पहला आपका गलत है बट आपका दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। क्योंकि ये कह रहे हैं मोस्ट PC यूज द डायनेमिक रैम्स फॉर CPU, है ना। तो इसमें अगर अक्सर बोला जा रहा है तो इसमें ये नहीं कि मोस्ट PC यूज करते हैं, हर PC के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। हर PC के अंदर, हर कंप्यूटर चाहे आपका कोई भी हो, वहां पर रजिस्टर, CPU, मेन मेमोरी की टाइप्स होती है, रैम की टाइप्स होती है, DRAM, यस रैम, तो होता है। ऐसा नहीं है कि CPU के लिए होगा, मगर अब इस्तेमाल करोगे तभी वहां पर अक्सर PC में ये DRAM इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी के अंदर नहीं किया जाता, सबके अंदर होता है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर आप लेंगे, ठीक। तो एक आपका होता है स्टैटिक्स रैम्स, एक आपका होता है डायनेमिक्स रैम्स। तो कोई मुझे इसकी एग्जांपल देगा, किसी को याद है यस रैम और DRAM की कुछ एग्जांपल, जिसकी वजह से हम समझ सके कि यस रैम फास्टर होता है और महंगा होता है DRAM से? कुछ याद है आप में से किसी को? तो रिवाइज करना पड़ेगा जी। इसको बार बार जो सर इतना तो कि स्टैटिक और डायनेमिक जो है ना, ये रैम के जो टाइप्स होते हैं उसी में से आता है ये।
ठीक इसको है। यूज करना होता है ना इसको बार बार। हाँ देखिए, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज करना। जैसे हमने आप लोगों की इसको एग्जांपल दी थी, यस रैम क्यों मतलब क्यों होता है, मतलब तेज क्यों होता है, ठीक है। देखो यस रैम जो होता है ना, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे रैम क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे जो कुछ भी प्रोग्राम, यानी जैसे एक है था एप्लीकेशन, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया तो उस एप्लीकेशन को बोझ कौन लेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा, ठीक है, यानी जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हो, रन करते हो, तो इसका बोझ कौन लेता है, रैम लेता है ना। इन टेम्परेरी काम वाला कौन लेता है, रैम लेता है, ठीक। तो अब रैम की भी दो टाइप्स होती है, एक स्टैटिक्स रैम्स, एक आपके डायनेमिक्स रैम्स होते हैं। जैसे अब अगर पीपीटी में कोई भी अपना प्रेजेंटेशन बनाया, मान लीजिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है 30 मिनट का है या फिर 1 घंटे का है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी स्लाइड जो है इस तरीके से, जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वो प्रेजेंटेशन बना के स्लाइड इस तरीके से चालू कर दी जाती है, यानी ओपन कर दी जाती है, शुरू कर दी जाती है स्लाइड को। तो उसमें जो प्रेजेंट करने वाले होते हैं, जो स्पीकर खड़े होते हैं, वो कुछ भी कभी भी वो अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश नहीं करते। सारा का सारा उनका प्रेजेंटेशन जो है जितने घंटे का, जितने मिनट का बनता है, वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो आसानी के साथ दे लेते हैं। तो ये करंटली जो चीज रन हो रही है, तो इसका क्या मतलब, वो चीज फिक्स वे में चल रही है। तो वो किस में चलती है, वो आपकी यस रैम में चलती है। इसी तरीके से आपकी कंप्यूटर की घड़ी जो होती है, अगर आप एक बार उसको सेट कर देते हो, वो ऐसी चलती रहती है, बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी यस रैम में चलती है। सबसे अच्छी एग्जांपल डी रैम जो है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जैसा भी आप लोग मैच का स्कोर देख रहे हो, ठीक है, हर 5 मिनट बाद आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको न्यू डेटा, अपडेटेड डेटा मिलता रहे, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है डी रैम के अंदर। जैसे MS वर्ड वगैरह में भी आप लोग काम करते हो, आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो कर्सर है वो काम नहीं करता है, तब भी हमें क्या है, उसको मिनिमाइज करके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ताकि थोड़ा एक तरीके से एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से काम करने लगे, ठीक है। तो यस रैम वही होता है जो फिक्स वे में चलता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज वो होगी जो आप रख दोगे काम करती रहेगी, तो इसका क्या मतलब, महंगी भी होगी, तेज भी होगी। और एक चीज वो है जिसको 1 घंटा में आपको 50 बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, और एक चीज वो है जो 1 घंटा में आपको कभी भी छूने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अच्छी कौन मानी जाएगी, स्टैटिक से मानी जाएगी, ठीक है। सर अगर इसके डी रैम की जगह हम ये एस रैम रख देते फिर तो ये स्टेटमेंट 1 सही हो जाता हमारा, जी क्योंकि एस रैम के इसके अंदर एस रैम के अंदर तो उसका यूज होता है ना सर, कैश का। सब में, मतलब यस रैम और डी रैम जो है सब में इस्तेमाल नहीं, कैश जो है अपनी एक अलग मेमोरी हो गई, ठीक है। यस देखिए, कैश जो है, कैश का जो काम है वो अपना एक अलग है, यस रैम डी रैम का जो काम है अपना एक अलग काम है। मतलब रिलेट करने की मत कोशिश कीजिए, ठीक है, वरना कंफ्यूजन फिर रहेगी। देखिए ये देखिए कैश जो होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे हमने कहा कि कैश का काम जो होता है, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को भी याद है कि आप व्हाट्सएप पे बार बार एएस आप लोग सलाम लिखते हो, ठीक है। तो ए दबाओगे फौरन जो है आपके एक तरीके से आपके कीबोर्ड पे ये लफ्ज जो है जाहिर होकर आ जाएगा। बट हमने कहा कि अभी आप 1 महीना छोड़ दीजिए एएस लिखना, तो नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, कैश जो है वो सिर्फ जब तक आप किसी चीज को रनिंग में करते रहोगे और बार बार परफॉर्म करते रहोगे, तो वो उस चीज को एकदम याद कर लेती है, फट से आपके जहन पे लाकर रख देगी, ठीक है। लेकिन अगर जिस चीज को छोड़ दोगे तो वो भी भूल जाएगी। इसी वजह से ये वोलेटाइल होती है। ऐसा नहीं कि एएस जो है आप लिख रहे हो, जो अभी आ रहा है, वो 2 साल के बाद अगर आप इस्तेमाल करोगे अपने मोबाइल में एएस लिखोगे तब भी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस सबको वोलेटाइल बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अब बताइए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस आर कंसीडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइस। कौन से फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस हर उस डिवाइस को बोलते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके चलाते हो। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और अलग अलग ये लिखने वाले पढ़ने वाले जो अभी हम लोग इस्तेमाल करें, डिजिटाइजर, पेन, और ये सारी चीजें जो होती हैं, तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है। अच्छा बताइए टाइम कितना हो रहा है। सर 8:37। 9:37। 8:37। तो चलिए फिर ठीक सर है। की क्लास भी है 9 बजे। इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, तो एक क्वेश्चन करने के ऑप्शन बाद सी से, हाँ सी होगा। सी, से क्यों होगा? इनपुट डिवाइस पीटी पॉडकास्ट। सर आंसर सी ऑप्शन होगा ये बोल रहे हैं। नहीं आंसर लग- सी तो किसी हाल में नहीं होगा। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन हाँ बी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 का आंसर क्या है, किसने पूछा? 36 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है।
पहला गलत है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, आपसे इनपुट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ जी। पर आप स्पीकर को हटाओगे, ठीक, क्योंकि ये मतलब एकदम खालिस तौर पे ये आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट। हाँ, खालिस तौर पे एकदम, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है इनपुट की, ठीक है। अब बार कोड आपका जो है ये इनपुट डिवाइस है, एकदम खालिस तौर पे इनपुट है। बट यहाँ पर और कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है जो खालिस तौर पे इनपुट हो, तो लिहाजा हम क्या मानेंगे, ग्राफिक टेबलेट को लेंगे, क्योंकि इस ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है। माइक्रोफोन जो होता है ये भी आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है ना। तो इसको हम लेंगे, तो BDE को लेंगे। मॉडर्न जो है ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इस एतबार से आपका ये होगा। देखिए होता है ना, माइक्रोफोन का हम इस्तेमाल करके आपसे बोल रहे हैं और आपसे सुन भी रहे हैं, ठीक। जी सर। चलिए देखिए, अब फिर BCC CCC से ईमेल आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन विच एन ईमेल अटैचमेंट इज बीइंग सेंड। यानी ईमेल अटैचमेंट में आपने जो मैसेज सेंड किया है, तो वो देखिए जो आपका फॉर्मेट है वो यही है। ए से ईमेल आया है, बी को आया है, सी में CD को आया है, BCC में सिर्फ E को आया है। आपने जो सब्जेक्ट लिखा है CV ऑफ अमित, अमित की CV ये आपका सब्जेक्ट है। मैसेज आपने लिखा है प्लीज फाइंड अटैच द CV ऑफ अमित, ये आपने मैसेज लिखा है। फिर अटैच में आपने क्या अटैच किया है, अमित CV डॉक्यूमेंट। तो जैसे होता है ना कि जब आप लोग ईमेल में कोई भी फोटो डालते हो या कोई भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो, तो इस तरीके से अटैचमेंट का वो बनता है ना, निशान बनता है कंप्यूटर वगैरह के अंदर। मोबाइल में भी इस तरीके से, मोबाइल में शायद इस तरीके का बनता है कुछ ऐसा, और कंप्यूटर में इस तरीके का बनता है, ठीक है। उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो यानी जब अटैचमेंट आप अटैचमेंट वाला ऑप्शन ओपन करते हो, तभी वहां पर ये आता है कि आपको फोटो भेजना है कि वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना, क्या भेजना है, तो वो सारी चीजें। तो ये एक दूर की बात है। तो आपने सब्जेक्ट में ये लिखा है, मैसेज में ये लिखा है, अटैचमेंट में आपने अमित की CV को अटैच किया है। तो फिर ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल विल रिसीव कॉपी ऑफ द अटैचमेंट। अगर ए से मैसेज जा रहा है, ये सारा मैसेज जो है ए वाला बंदा भेज रहा है B को, C, D को और E को, तो कितने लोग इस अटैचमेंट की कॉपी को रिसीव करेंगे, 2, 3, 4 या 5? सर सी सर। ऑप्शन C। हाँ ठीक है, चार क्योंकि देखिए ये C दो है, दो बंदे हैं, E एक अलग बंदा, B जो है एक अलग बंदा है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए, तो इस एक क्वेश्चन को करने के बाद क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39, विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में कौन सा सही है। कह रहे हैं कि USB मेमोरी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू इंक्रीज इट्स स्टोरेज स्पेस। कह रहे हैं कि USB मेमोरी जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होती है ताकि वो इसकी स्टोरेज स्पेस को बढ़ाए। एन एरिया ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स सिटिंग फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। कह रहे हैं कि मेमोरी की एक एरिया है जो सिटिंग को एक तरीके से कंटेन करती है, या सिटिंग को शामिल है, किसके लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क की एन एरिया ऑफ द हार्ड डिस्क दैट इज यूज्ड व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट रैम। कहने के हार्ड डिस्क की एरिया है जो यूज किए जाते हैं जब हमारा रैम जो है वो इनसफिशिएंट हो, यानी रैम जो है वो काम नहीं करता है, ठीक। फिर कहने डी में एक हाई स्पीड मेमोरी दैट इज इंक्लूडेड इन डिवाइस इंप्रूव द रिस्पॉन्स टाइम। ये एक हाई स्पीड मेमोरी है जो क्या करती है, जो इंक्लूड की गई है डिवाइस के अंदर, यानी जिसको डिवाइस में डाला गया है, किसके लिए, रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाने के लिए। जैसे होता है ना कि कैश मेमोरी जो होती है या इस तरीके से और भी दीगर सारी मेमोरियां जो होती है वो हमारी एक्सेस टाइम को बढ़ाती है, यानी इनसे अगर आप काम करोगे तो ज्यादा आपको एक तरीके से टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा इस तरीके से बफरिंग वाला सिस्टम यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब, अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम लगेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है ये चीजें बिल्कुल क्वेश्चन करके। जी जी सर। जी सर। कभी कभी जल्दी के लिए गलत हो रहा है। क्या हो जाता है, कभी कभी जल्दी करने के लिए भी गलत हो रहा है सर, वरना मतलब ठीक होता। और नहीं ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ जल्दी कर लीजिएगा बट वहां पर नहीं कीजिएगा, ठीक है। जरूरी है यहाँ पर। जी सर।